हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9th और 10th पर। आज हम लोग जो है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के हिंदी बुक का दूसरा अध्याय 20 का दांत पाठ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग इस पाठ के जो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी आज का हमारा जो क्लास होने वाला है वो लेखक परिचय का होने वाला है। नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि नलिन बिलोचन शर्मा जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया, उनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म स्थान क्या है, निधन कहाँ हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज बारीकी से पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए क्लासेस का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। और मैं एक चीज़ ये भी बता दूं आप लोगों को कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल जो बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी क्लास 9 और 10 पर जो है नाम से बना हुआ है, आप लोग जो है इस QR कोड से भी जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको फ्री PDF नोट्स जो है मिलेगा किसी भी क्लास का, चाहे वो हिंदी का मैं क्लास ले रहा हूँ 10वीं क्लास के लिए है, चाहे 9th क्लास के विद्यार्थी आपके छोटे भाई बहन हैं उनके भी क्लास का PDF नोट्स इसी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। और आप हमारा चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी 9th एंड 10th क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इसे आगे आप लोग ज़रूर बढ़ाइएगा। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं अपने आज के क्लास पर। यह हमारा दूसरा अध्याय है 20 का दांत, ठीक ना, या 20 के दांत, जो नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि क्या है, एक कहानी है। तो इस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम लोग जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय आज पढ़ेंगे। लेखक का परिचय में क्या बताया जा रहा है, आइए हम लोग समझते हैं। कहा जा रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। यानी नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, पटना के बदरघाट में 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था मेरे भाई। और वे जन्मना ही क्या थे, वो भोजपुरी भाषी थे। मतलब ये जब जन्म लिए तो वो भोजपुरी भाषा ही बोलते थे। मतलब इनके परिवार के लोग ये जब बड़े हुए तो भोजपुरी भाषा में ही बातचीत करते थे। और कहा जा रहा है कि वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यानी इनके पिताजी कौन हो गए मेरे भाई, तो पंडित राम अवतार शर्मा हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी हो गए। और अपने जो इनके पिताजी हैं उनके ये क्या थे, बड़े बेटे थे, ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा, ठीक ना। सबसे बड़ा इनका जो राम अवतार शर्मा जी हैं, इनका सबसे बड़ा बेटा कौन था, तो हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी थे। और इनकी माता का नाम क्या था, तो रत्नावती शर्मा था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा भाई कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो रामावतार शर्मा। माता का नाम क्या था भाई, तो माता का नाम रत्नावती शर्मा। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ, तो पटना के बदरघाट में हुआ था। कब जन्म हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब आगे हम लोग बात करेंगे। कहा जा रहा है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। मतलब कहा जा रहा है कि उनके व्यक्तित्व निर्माण में, किन के, नलिन बिलोचन शर्मा जी के, नलिन बिलोचन शर्मा जी के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के निर्माण में उनके पिता और साथ ही साथ जो उनके प्रगतिशील दृष्टि, दोनों चीजों का क्या था, हाथ था उनके व्यक्तित्व का निर्माण होने में। इसके बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की, स्कूली पढ़ाई कहाँ से पूरा किया, तो कहा जा रहा है कि उनकी स्कूल की पढ़ाई जो है पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा कहाँ से अपना स्कूल की पढ़ाई पास किए भाई, तो पटना कॉलेजिएट, पटना से जो है ना, पटना कॉलेजिएट स्कूल, जैसे ये फिगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पटना कॉलेजिएट स्कूल पटना। तो यहाँ से जो है इन्होंने क्या किया, अपना स्कूल की पढ़ाई पूरा किया। और फिर उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था। यानी एमए तक का पढ़ाई ये कहाँ से किए, तो पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय अलग है, पटना कॉलेजिएट स्कूल अलग है, याद रखिएगा। तो पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया और पटना कॉलेजिएट स्कूल से इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरा किया था। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज, ठीक ना, उसके बाद कहा जा रहा है कि हरप्रसाद जैन कॉलेज आरा होगा, ठीक ना, ये आरा है, आगे लिखा है आरा हो जाएगा, ठीक।
हर प्रसाद जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने प्राध्यापक रहे। मतलब अपना जो पढ़ाई इन्होंने एमए तक का पूरा कर लिए, तो फिर ये क्या किया, हर प्रसाद जैन कॉलेज आरा में और रांची के विश्वविद्यालय में और पटना विश्वविद्यालय में ये क्या किए, प्राध्यापक के पद पर भी ये काम किए थे। तो इनका क्या हो गया, वृत्ति हो गया। अगर आपसे वृत्ति पूछा जाएगा कि हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जो है प्राध्यापक जो है कहाँ कहाँ किन विश्वविद्यालयों में थे, तो याद रखना है पटना विश्वविद्यालय में, जैन कॉलेज आरा में और रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक ये रहे थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि सन 1959 में वह पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत, मतलब कि जब इनका कह सकते हैं कि मृत्यु का समय आ गया, यानी इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ, तो इस पद पर जो वो उस समय अपने मृत्यु तक जो है कार्यरत थे। अब कई लोग कहेंगे कि सर मृत्यु तक, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मृत्यु तो किसी को मालूम नहीं है, अब आज हम काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कल मान लीजिए मतलब अचानक से निधन हो गया, तो आप कहिएगा ना कि मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाने के मतलब दौरान जो है मतलब इस दिन इनका मृत्यु हो गया। तो वैसे ही नलिन बिलोचन शर्मा जो थे पटना विश्वविद्यालय में 1959 ईस्वी में जब हिंदी विभाग के ये अध्यक्ष बने, तो अध्यक्ष बने, काम कर रहे थे, कामकाज कर रहे थे, ठीक ना। तो 1961 में क्या हुआ, 12 सितंबर में इनका क्या होता है, निधन हो जाता है। और उस दिन, जिस दिन इनका निधन हुआ, उस समय भी ये पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम कर ही रहे थे। और उस दौरान क्या हो गया, इनका अचानक मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु कब हुआ, याद रखना है 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग जब पढ़ेंगे आगे, तो इनके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं, इन्होंने कौन कौन सी रचनाओं का संपादन किया, कौन कौन से रचनाएं लिखे, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कहा जा रहा है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार है, जैसे दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद, ठीक। इसके बाद साहित्य तत्व और आलोचना, ये सब आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके बाद कहा जा रहा है विष का दांत। विष का दांत जो हम लोग का पाठ पढ़ना है, ये क्या है, कहानी है, ठीक। तो विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नरकन के प्रबंध और नकेन दो सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। मतलब ये हमारे नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा जितने भी रचनाओं का संपादन किया गया था उसके बारे में था। आप लोगों को मुख्य रूप से यहाँ पर हमारा जो पाठ है विष का दांत, वो याद रखना है। कहाँ से संकलित है ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो ध्यान में आप लोग को रखना है। जैसे मैंने आप लोग को पहला पाठ जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा था, वो मैंने बताया था कि ललई सिंह यादव ने इसका संपादन किया था हिंदी रूप में, मतलब हिंदी भाषा में भाषांतरण किया था, और ये एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट से संकलित था। तो वैसे ही हमारा जो विष का दांत पाठ है, ये कहाँ से संकलित है वो भी मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे कहा जा रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। याद रखना है जो भी आलोचक थे, जो निंदा करने वाले थे, उन्होंने बताया कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके समय से हुआ, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के समय से हुआ। अगर पूछ दिया जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके समय से हुआ भाई, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के समय से हुआ था। और आगे कहा जा रहा है कि उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर सामने आए हैं। आगे बताया जा रहा है कि आलोचना में ये आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता से आग्रही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। और आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुआ है। तो ये इनसे जो नलिन बिलोचन शर्मा की जो ये जानकारियाँ थी, इनके साहित्य से जुड़ी हुई जानकारियाँ थी कि इन्होंने अपने समय में जो रचनाएं किए तो किस आधार पर किए, किस विषय को लेकर उन्होंने रचनाएं किए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था। अब हम लोग जब बात करेंगे आगे तो पाठ के परिचय पर करेंगे कि जो हम लोग विष के दांत पाठ पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, विष के दांत पाठ पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखिए
कई सारे पात्रों को इस कहानी में हम लोग देखेंगे, जिसमें एक मदन नाम का लड़का रहता है, एक कासू नाम का जो है लड़का रहता है। कासू जो है सेन साहब का जो है लड़का रहता है, ये इकलौता लड़का हम लोग कह सकते हैं। सेन साहब के इसके बेटे से पहले जो है कासू से पहले इसकी 5 बहनें भी थी, लेकिन सेन साहब जो अपनी बेटियों को प्यार नहीं करते थे, अपने पुत्र कासू से ज़्यादा लगाव रखते थे, ठीक, प्यार करते थे। मदन जो है गिरधर लाल का जो है ना, गिरधर लाल का जो है ना, ये क्या है, पुत्र रहता है। और इसके पिताजी गिरधर लाल जो है सेन साहब के यहाँ नौकरी करते थे। क्या करते थे? सेन साहब के यहाँ नौकरी करते थे। तो और जो सेन साहब थे ये मोटर का मतलब कि कार खरीदते हैं काले रंग का। तो क्या होता है कि एक दिन इसके बेटे के द्वारा, कासू के द्वारा स्क्रैच कर दिया जाता है, और लेकिन उस पर झूठ मूठ का मदन पर आरोप लगा दिया जाता है। मदन को सेन साहब मारता पीटता है, डांटता है, बोलता है। फिर बाद में इस कहानी में अंत में क्या होता है कि मदन और कासू में क्या होता है, झगड़ा होता है। तो मदन क्या करता है, कासू के 2 दांत तोड़ डालता है। तो हम लोग यहाँ पर इस पाठ का जो शीर्षक दिया गया है 20 का दांत, तो 20 का दांत ये शीर्षक देने का यहाँ पर मकसद ये है कि इस कहानी में कई सारे मतलब कि कह सकते हैं कुरीतियों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। जैसे सेन साहब अपनी बेटियों से प्यार नहीं करते थे, तो लिंग भेदभाव का भी यहाँ पर जिक्र हो गया कि मतलब कि अपनी बेटियों से लगाव नहीं रखते थे, प्रेम नहीं करते थे। अपना बेटा जो कासू था उसको ज़्यादा मानते थे, तो यहाँ पर लिंग भेदभाव का भी जिक्र आ गया, ठीक ना। ज़्यादा लाड प्यार करने की वजह से जो है बच्चे क्या होते, बिगड़ते हैं, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया कि ज़्यादा अगर लाड प्यार करेंगे तो बच्चे क्या होंगे, बिगड़ेंगे। तो जो हम लोग पाठ देखेंगे 20 का दांत, इन सभी जो हम लोग अपने समाज में देखते आते हैं इन सभी तरह के कुरीतियों का, उस आधार पर जो है इस कहानी का रचना किया गया है। तो हम लोग आइए पाठ का परिचय देखते हैं कि पाठ में हम लोगों को क्या पढ़ना है। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पाठ पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कहा जा रहा है कि यह कहानी 20 का दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि 20 का दांत ये जो पाठ है ये कहाँ से संकलित है, मैं आप लोग को बताऊंगा। तो कहाँ से संकलित है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानी से ये कहानी जो है संकलित है। और यह कहानी जो मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को क्या करता है, उजागर करता है। यानी मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास वर्ग के जो लोग हैं उनसे जुड़ी हुई यह कहानी है, उनके जो अंतर विरोधों को यह उजागर करता है। और कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। कहा जा रहा है कि आर्थिक कारणों से मध्यम वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सभेदपोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाते हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यम वर्ग व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। मतलब इस कहानी में 2 किरदार मुख्य रूप से है, गिरधर लाल और सेन साहब का। तो सेन साहब का बताया जा रहा है कि मध्य वर्ग के भीतर, मतलब ये मध्यवर्गीय फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब ठीक ठाक थे। सेन साहब कामकाज भी करते थे, रुपया पैसा भी था, गाड़ी उड़ी भी खरीद लिए थे। तो सेन साहब जो थे, मतलब एक इनका जिक्र किया गया मध्यम वर्ग के व्यक्ति के रूप में, जिन्होंने क्या किया कि अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर इन्होंने क्या किया, लिंग भेद का जो उजागर किया। लिंग मतलब कि जैसे स्त्री पुरुष में भेदभाव किए उसी। और जो है मतलब कि दूसरी तरफ गिरधर लाल जो है वो इनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं, जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर हर तरह की जो इन पर बंदिशें थी, हर तरह की जो पाबंदियां थी, उससे बचते बचाते हुए इन्होंने अपने अस्तित्व की क्या की, रक्षा की, और अपने अस्तित्व को बहुत ही बहादुरी से, बहुत ही साहस के साथ जो है बचाए रखा। तो इस कहानी में हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे। और फिर आगे बताया जा रहा है कि यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया के पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणाम को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो कहानी है ये क्या करता है कि सामाजिक जो भेदभाव है, लिंग भेदभाव है, ठीक ना, अपना स्वार्थ के लिए जो है कुछ भी किया जा सकता है, ठीक ना, प्यार दुलार का यहाँ पर जो कुपरिणाम दिखाया गया है, उन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पर हम लोग इस कहानी में देखेंगे। तो ये कहानी बहुत ही बढ़िया है।
इस कहानी को मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग को अच्छा लगा होगा। और जो विद्यार्थी नहीं पढ़े होंगे तो एक बार पढ़ के आएंगे कल के क्लास में, ताकि मैं जो कहानी लाइन बाय लाइन आप लोग को बताऊंगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम लोग लेखक परिचय पढ़ लिए। बाकी ये क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।